मैग्नाना मारियूस और मोबी जो सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करने आए थे पकड़े गए थे। ये कमाल अली बिन सुफियान का था। उसे मोबी ने बताया था कि वो सराय में ठहरे हुए हैं। वो उन दोनों को अपने कमरे में बिठाकर बाहर निकल गया और घोड़े पर सवार होकर सराय में चला गया था। सराय वालों से उसने उनके हुलिये बताकर पूछा तो उसे बताया गया था कि वो मियाँ बीवी हैं और उनके साथ उनका नौकर है। उसे ये भी बताया गया कि उन्होंने बाजार से कुछ कपड़े भी खरीदे थे जिनमें लड़की का बुर्का नुमा चुगा और जूते भी थे। उन्होंने अली बिन सुफियान से कहा था कि वो मियाँ बीवी हैं। उसने और कोई तफ्तीश नहीं की। उनके कमरे का ताला तोड़कर उनके सामान की तलाशी ली। इससे चंद ऐसी अशिया बरामद हुई जिन्होंने शक को यकीन में बदल दिया। अली बिन सुफियान समझ गया था कि सुल्तान अय्यूबी से उनका तन्हाई में मिलने का मतलब क्या हो सकता है। उसने उनके घोड़े देखे थे। आला नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े थे। सराय वाले से उनके घोड़ों के मुतालिक पूछा गया तो उसने बताया कि ये तीनों मुसाफिर ऊंटों पर आए थे और ये घोड़े लड़की ने ये कहकर मंगवाए थे कि निहायत अच्छे हों और तेज रफ्तार हों। सराय वाले ने यह भी बताया था कि लड़की का खावंद गूंगा है और नौकर भी गूंगा मालूम होता है। वो किसी से बात नहीं करता। दरअसल वो भी यहाँ की जबान नहीं जानता था। अली बिन सुफियान ने वापस आकर देखा कि इजलास खत्म हो गया है तो वो सुल्तान अय्यूबी के पास चला गया। उसे उनके मुताल्लिक बताया और वो कहानी भी सुनाई जो लड़की ने उसे सुनाई थी। फिर सराय से जो मालूमात उसने हासिल की थी और उनके सामान से जो मशकूक चीजें बरामद की थी वो दिखाई और अपनी राय ये दी कि आपको कत्ल करने आए हैं, आपसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं। इन्होंने ये मंसूबा बनाया होगा कि आपको कत्ल करके निकल जाएंगे। जितनी देर में किसी को पता चलेगा उतनी देर में वो तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर शहर से दूर जा चुके होंगे। और ये भी हो सकता है कि ये लोग आपको इतनी खूबसूरत लड़की के चक्कर में डालकर ख्वाबगाह में कत्ल करना चाहते हों। सुल्तान अय्यूबी सोच में पड़ गया। फिर कहा, इन्हें अभी गिरफ्तार न करो, मेरे पास भेज दो। अली बिन सुफियान ने उन्हें अंदर भेज दिया और खुद सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ लगा खड़ा रहा। उसने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाकर कहा, इन दोनों घोड़ों को अपने घोड़ों के साथ बांध दो और जीने उतार दो और इनके साथ जो आदमी है इसे अपनी हिरासत में बिठा लो। इसकी तलाशी लो। इसके कपड़ों के अंदर खंजर होगा, वो इससे ले लो। इन अहकाम पर अमल हो गया। मैग्नाना मारियूस का साथी गिरफ्तार हो गया। उससे एक खंजर बरामद हुआ। घोड़ों पर भी कब्जा कर लिया गया और जब उन्हें सुल्तान अय्यूबी के कमरे में दाखिल किया गया तो बातों बातों में सुल्तान ने एक सिक्का फर्श पर फेंक कर यकीन कर लिया कि ये शख्स बहरा नहीं। सिक्के की आवाज पर उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा था। सुल्तान अय्यूबी ने लड़की से कहा, इसे कहो कि मेरी जान सलीबियों के खुदा के हाथ में नहीं, मेरे अपने खुदा के हाथ में है। मोबी ने अपनी जबान में मैग्नाना मारियूस से बात की तो उसने चौंक कर कुछ कहा। मोबी ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, यह कहता है क्या आपका खुदा कोई और है और क्या मुसलमान भी खुदा को मानते हैं? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इसे कहो कि मुसलमान उस खुदा को मानते हैं जो सच्चा है और सच्चे अकीदे वालों को अजीज रखता है। मुझे किसने बताया है कि तुम दोनों मुझे कत्ल करने आए हो? मेरे खुदा ने। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा होता तो तुम्हारा खंजर मुझे हलाक कर चुका होता। मेरे खुदा ने तुम्हारा खंजर मेरे हाथ में दे दिया है। उसने एक तलवार कहीं से निकाली और चंद और अशिया उन्हें दिखाकर कहा, ये तलवार और ये चीजें तुम्हारी हैं। ये तुम्हारे साथ समंदर पार से आई हैं। तुमसे पहले ये मुझ तक पहुंच गई हैं। मैग्नाना मारियूस हैरत से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें उबल कर बाहर आ गईं। जितनी बातें हुई वो मोबी की वसातत से हुई। मैग्नाना मारियूस ने बोलना शुरू कर दिया और वो सिर्फ अपनी जबान बोलता समझता था। खुदा के मुतालिक ये बातें सुनकर उसने कहा, ये शख्स सच्चे अकीदे का मालूम होता है। मैं इसकी जान लेने आया था लेकिन अब मेरी जान इसके हाथ में है। इसे कहो कि तुम्हारे सीने में एक खुदा है, वो मुझे दिखाए। मैं उस खुदा को देखना चाहता हूँ जिसने उसे इशारा दिया है कि हम उसे कत्ल करने आए हैं। सुल्तान अय्यूबी के पास इतनी लंबी चौड़ी बातों का वक्त नहीं था। उसे चाहिए था कि उन दोनों को जल्लाद के हवाले कर देता, लेकिन उसने देखा कि ये शख्स भटका हुआ मालूम होता है। अगर ये पागल नहीं तो ये ज़हनी तौर पर गुमराह जरूर है। चुनाचे उसने उसके साथ दोस्ताना अंदाज से बातें शुरू कर दी। इस दौरान अली बिन सुफियान अंदर आ गया। वो देखना चाहता था कि सुल्तान खैरियत से तो है। सुल्तान अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है अली, मैंने उनसे खंजर ले लिया है। अली बिन सुफियान सुकून की आह भरकर बाहर चला गया। मैग्नाना मारियूस ने कहा, पेशतर इसके कि सुल्तान मेरी गर्दन तन से जुदा कर दे, मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने की मोहलत चाहता हूँ। सुल्तान ने इजाजत दे दी। मैग्नाना मारियूस ने बिल्कुल वो कहानी जो रात सहरा में उसने अपने पार्टी कमांडर और अपने साथियों को सुनाई थी, मिन्नोअन सुल्तान अय्यूबी को सुना दी। अब कि उसने सलीब पर लटकते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बुत, कुंवारी मरियम की तस्वीर और पादरियों के उस खुदा से जिससे वो पादरी की इजाजत के बगैर बात भी नहीं कर सकता था,
बेजारी का इजहार और ज्यादा शिद्दत से किया और कहा, मरने से पहले मुझे खुदा की एक झलक दिखा दो। मेरे खुदा ने बच्चों को भूखा मार दिया है, मेरी माँ को अंधा कर दिया है, मेरी बहन को शराबी वहशियों का कैदी बना दिया है और मुझे 30 सालों के लिए कैद खाने में बंद कर दिया है। मैं वहां से निकला तो मौत के मुंह में आ पड़ा। सुल्तान, मेरी जान तेरे हाथ में है, मुझे सच्चा खुदा दिखा दे। मैं उससे फरियाद करूंगा, उससे इंसाफ मांगूंगा। सुल्तान अयूबी ने कहा, तेरी जान मेरे हाथ में नहीं, मेरे खुदा के हाथ में है। अगर मेरे हाथ में होती तो इस वक्त तक तुम मेरे जल्लाद के पास होते। मैं तुम्हें वो सच्चा खुदा दिखाऊंगा जो तेरी गर्दन मारने से मुझे रोक रहा है। लेकिन तुझे उस खुदा का सच्चा अकीदा कबूल करना होगा, वरना खुदा तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेगा और इंसाफ भी नहीं मिलेगा। सुल्तान अयूबी ने उसका खंजर उसकी गोद में फेंक दिया और खुद उसके पास जाकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। मोबी से कहा, इसे कहो मैं अपनी जान इसके हवाले करता हूँ, ये खंजर मेरी पीठ में घोंप दे। मैगनाना मार्यूस ने खंजर हाथ में ले लिया, उसे गौर से देखा। सुल्तान अयूबी की पीठ पर निगाह दौड़ाई, उठा और सुल्तान के सामने चला गया। उसे सर से पांव तक देखा। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जलाली शख्सियत का असर था या सुल्तान की आंखों की चमक में उसे सच्चा खुदा नजर आ गया था कि उसके हाथ कांपे। उसने खंजर सुल्तान अयूबी के कदमों में रख दिया। वो दो जानू बैठ गया और सुल्तान का हाथ चूम कर ज़ारो कतार रोने लगा। मोबी से कहा, इसे कहो कि या तो ये खुद खुदा है या इसने खुदा को अपने सीने में कैद कर रखा है। इसे कहो मुझे अपना खुदा दिखा दो। सुल्तान अयूबी ने उसे उठाया और सीने से लगाकर अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे। वो तो भटका हुआ इंसान था। उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दी गई थी और इस्लाम के खिलाफ जहर डाला गया था। फिर हालात ने उसे अपने मजहब से बेजार किया। ये एक किस्म का पागलपन था और एक तशनगी थी जो उसे ऐसी खतरनाक मुहिम पर ले आई थी। सुल्तान अयूबी उसे बेगुनाह समझता था, लेकिन उसे आजाद भी न किया बल्कि अपने पास रख लिया। मोबी बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आई थी और मफरूर जासूसा थी। ये वो 7वीं लड़की थी जिसने सलीबियों का पैगाम सूडानियों तक पहुंचाया और बगावत करवाई थी। वो मुल्क की दुश्मन थी, उसे इस्लामी कानून बख्श नहीं सकता था। सुल्तान ने उसे और उसके साथी को अली बिन सुफियान के हवाले कर दिया। तफ्तीश में दोनों ने इकबाल जुर्म कर लिया और ये भी बता दिया कि रसद के काफिले को उन्होंने ही लूटा था और लड़कियों को भी उन्होंने आजाद कराया और मुहाफिज दस्ते को हलाक किया था और बालियान और उसके साथियों को भी उन्होंने हलाक किया था। ये तफ्तीश 3 दिन जारी रही। इस दौरान मैगनाना मार्यूस का दिमाग रोशन हो चुका था। एक बार उसने सुल्तान अयूबी से पूछा, क्या आपने उस लड़की को मुसलमानों के हरम में दाखिल कर लिया है? सुल्तान अयूबी ने जवाब दिया, आज शाम को इस सवाल का जवाब दूंगा। शाम के वक्त सुल्तान अयूबी ने मैगनाना मार्यूस को साथ लिया और कुछ दूर ले जाकर एक अहाते में ले गया। लकड़ी के 2 तख्ते पड़े थे, उन पर सफेद चादरें पड़ी हुई थीं। सुल्तान अयूबी ने चादरों को एक तरफ से उठा दिया और मैगनाना मार्यूस को दिखाया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके सामने मोबी की लाश पड़ी थी और दूसरे तख्ते पर उसके साथी की लाश थी। सुल्तान अयूबी ने मोबी के सर पर हाथ रख कर पीछे खींचा। गर्दन कंधे से जुदा थी। उसने मैगनाना मार्यूस से कहा, मैं इसे बख्श नहीं सकता था। तुम इसे अपने साथ लाए थे कि मैं इसके हुस्न और जिस्म पर फिदा हो जाऊंगा, मगर इसका जिस्म मुझे जर्रा भर अच्छा नहीं लगा। ये नापाक जिस्म था, ये अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब जबकि इस जिस्म से इतनी हसीन शक्ल सूरत जुदा हो चुकी है, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह इसके गुनाह माफ करे। मैगनाना मार्यूस ने पूछा, सुल्तान आपने मुझे क्यों बख्श दिया है? सुल्तान अयूबी ने जवाब दिया, इसलिए कि तुम मुझे कत्ल करने आए थे, मगर ये मेरी कौम के किरदार को कत्ल करने आई थी और तुम्हारा ये साथी भी सोचे समझे मंसूबे के तहत बहुत से लोगों का कातिल बना और तुमने मेरा खून बहाकर खुदा को देखना चाहा था। चंद ही दिनों के बाद मैगनाना मार्यूस सैफुल्लाह बन गया, जो बाद में सुल्तान अयूबी के मुहाफिज दस्ते में शामिल हुआ। और जब सुल्तान अयूबी खालिक हकीकी से जा मिला तो सैफुल्लाह ने जिंदगी के आखिरी 17 बरस सुल्तान अयूबी की कब्र पर गुजार दिए। आज किसी को भी मालूम नहीं कि सैफुल्लाह की कब्र कहाँ है। काहिरा से 1.5-2 मील दूर, जहां एक तरफ रेत के टीले और बाकी हर तरफ सहरा रेत के समंदर की मानिंद उफक तक फैला हुआ था, इंसानों के समंदर तले दब गया था। ये लाखों इंसानों का हुजूम था। इनमें शुतर सवार भी थे और घुड़सवार भी। बहुत से लोग गधों पर भी सवार थे। तादाद उनकी ज्यादा थी जिनके पास कोई सवारी नहीं थी। लातादाद हुजूम 4-5 दिनों से सहरा की उस वसत में जमा होना शुरू हो गया था। काहिरा के बाजारों में भीड़ और रौनक ज्यादा हो गई थी। सराय भर गई थी।
یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھڑ سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہیں تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی سلطان ایوبی نے کروائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کے شکوک رفع ہو جائیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاعیں ملنے لگیں کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آیا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے مسرت سے اسے کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، محترم امیر، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوئی تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں، ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس کے حق میں ہوں، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قہبہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے بھی مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں بھی قمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ ہی صاف ہو جائے گی۔ میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں۔ رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی ہے اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں آپ کو اس وضاحت سے روک نہیں سکا تھا امیر محترم۔ میری سراغ رسان نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ رکھتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، نہیں، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی قہبہ خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ 2 نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلایا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان 2 بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، ان میں کیا خاص بات تھی؟ اس وقت تک بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر 2 فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں، اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں، مگر ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی گئیں۔ وہ شاید رات کو آئی تھیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھیں۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی ہیں۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں سے اترے تھے۔ اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کروا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔
मुझे यकीन की हद तक शक है कि तमाशाइयों के साथ सलीबियों के जासूस मेले में आ गए हैं। काहिरा में इस वक्त लड़कियां आर्जी तौर पर नहीं, मुस्तकिल तौर पर फरोख्त हो रही हैं। सुल्तान समझ सकते हैं कि उनके खरीदार मामूली हैसियत के लोग नहीं हो सकते। उन खरीदारों में काहिरा के ताजिर, हमारी इंतजामिया और फौज के सरबराह और नामी ग्रामी पर्दा फरोश शामिल हैं। बिकने वाली लड़कियों में सलीबियों की जासूस लड़कियां हो सकती हैं और यकीनन होंगी। सुल्तान अयूबी इन इत्तलाओं से परेशान न हुआ। बहिरा रोम में सलीबियों को शिकस्त दिए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। अली बिन सुफियान ने समंदर पार जासूसी का इंतजाम कर रखा था, जो मजबूत और 100% काबिल एतमाद नहीं था। ताहम ये इत्तला मिल गई थी कि सलीबियों ने मिस्र में जासूस और तखरीबकार भेज रखे हैं। अभी ये मालूम नहीं हो सका था कि मिस्र के मुताल्लिक उनके मंसूबे क्या हैं। बगदाद और दमिश्क से आने वाली इत्तलाओं से पता चला था कि सलीबियों ने ज्यादातर दबाव उधर ही रखा हुआ है। वहां खुसूसन शाम में वो मुसलमान उमरा को अय्याशियों और शराब में डुबोते चले जा रहे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में सलीबी अभी बराह रास्त टक्कर लेने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। बहिरा रोम में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनका बेड़ा बमा लश्कर गर्क कर दिया था, उधर अरब में सुल्तान जंगी ने सलीबियों की मुमलिकत पर हमला करके उन्हें सुलह पर मजबूर किया और जिजिया वसूल कर लिया था। इस मार्के में बहुत से सलीबी सुल्तान जंगी की कैद में आए थे, जिनमें रेनॉल्ट नाम का एक सलीबी सालार भी था। सुल्तान जंगी ने उन कैदियों को रिहा नहीं किया था, क्योंकि सलीबियों ने मुसलमान जंगी कैदियों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा सलीबी अहद शिकनी भी करते थे। सुल्तान अय्यूबी को इत्मीनान था कि उधर सुल्तान जंगी सल्तनत इस्लामिया की पासबानी कर रहा है, फिर भी वो फौज तैयार कर रहा था ताकि सलीबियों से फलस्तीन लिया जाए और अरब की सरजमीन को कुफ्फार से पाक किया जाए। उसके साथ ही वो मिस्र का दिफा मजबूत करना चाहता था। बैक वक्त हमले और दिफा के लिए बेशुमार फौज की जरूरत थी। मिस्र में भर्ती की रफ्तार सुल्तान अय्यूबी के अज़ाइम के मुताबिक सुस्त थी। इसकी एक वजह यह थी कि सूडानियों की जो फौज तोड़ दी गई थी, उसके कमांडार और ओहदेदार देहात में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते फिर रहे थे। इस फौज में से थोड़ी सी तादाद सुल्तान की फौज में वफादारी का हल्फ उठाकर शामिल हो गई थी। कुछ फौज मिस्र से तैयार कर ली गई थी और कुछ सुल्तान जंगी ने भेज दी थी। मिस्र के लोगों ने अभी ये फौज नहीं देखी थी, न ही उन्होंने सुल्तान अय्यूबी को देखा था। सुल्तान अय्यूबी ने उस मेले का ऐलान करके अपने फौजी सरबराहों और उनके मातहत कमांडारों वगैरह को हिदायत दी थी कि वो बाहर से आए हुए लोगों से मिलें और प्यार मोहब्बत से उनका एतमाद हासिल करें। उन्हें बावर करवाएं कि वो उन्हीं में से हैं और हम सब का मकसद ये है कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत को दूर दूर तक फैलाना और उसे सलीबी फितने से पाक करना है। मेले से एक रोज पहले अली बिन सुफियान सुल्तान को जासूसों के खतरे से आगाह कर रहा था। उसने कहा, अमीर मोहतरम, मुझे जासूसों का कोई डर नहीं। दरअसल खतरा अपने उन कलमा गो भाइयों से है जो कुफ्फार के इस जमीन दोज हमले को कामयाब बनाते हैं। अगर उनका ईमान मजबूत हो तो जासूसों का पूरा लश्कर भी कामयाब नहीं हो सकता। मेले के तमाशाइयों में जो नाचने वाली लड़कियां नजर आ रही हैं वो सलीबियों का जाल है, ताहम मेरा गिरोह दिन रात मसरूफ है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अपने आदमियों से ये कह दो कि किसी जासूस को जान से न मारें, जिंदा पकड़ो। जासूस दुश्मन के लिए आंख और कान होता है, लेकिन हमारे लिए वो जबान है। वो तुम्हें उनकी खबरें देगा जिन्होंने उसे भेजा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।